थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। वो ये कि गूगल इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन सुंदर पिचाई ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर गूगल इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट गूगल का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब से सुंदर पिचाई ने गूगल का कमांड संभालना है तब से इसके रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। 2015 में सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बने और उस समय इसका रेवेन्यू था अराउंड $74 बिलियन, जो 2023 में बढ़कर लगभग $305 बिलियन हो गया। वहीं 2015 में जहां इसका स्टॉक प्राइस $26 से $37 के बीच में था, वो अब $149 के पास पहुंच गया है। फिर सवाल आता है कि इतना प्रॉफिट दिलाने के बाद भी कंपनी से निकाले जाने की बात क्यों चल रही है, साथ ही क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद इस कंपनी को छोड़ के चले जाएं। जानते हो इन्हें कंपनी से निकालना कौन चाहता है? वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने सुंदर पिचाई की वजह से मेनी फोल्ड प्रॉफिट कमाया है, एंड ये काफी शॉकिंग बात है। इस पूरे मामले को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया क्यों गया था। क्या इनमें वाकई कोई खास टैलेंट था या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अर्ली 70s में, जब 10 जून 1972 के दिन तमिलनाडु के मदुरई में सुंदर पिचाई का जन्म हुआ। सुंदर ने अपनी स्कूल एजुकेशन चेन्नई से कंप्लीट की और फिर दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस में से एक आईआईटी खड़गपुर से मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएसके डिग्री हासिल की। ऐसे में इन्होंने गूगल के को फाउंडर सर्गी ब्रेन और लैरी पेज को कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद का एक अलग ब्राउजर डेवलप करें जो मार्केट में अवेलेबल अदर ब्राउजर से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। सुंदर पिचाई के इसी आइडिया के बाद 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था, जिसने मैसिव सक्सेस देखी और कुछ ही समय में फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ते हुए गूगल क्रोम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी सुंदर पिचाई के साइड से बताई गई है, जबकि दूसरी साइड की स्टोरी इससे बहुत अलग है। कमाल की बात तो ये है कि सुंदर पिचाई के इन सभी कंट्रीब्यूशन का इनके सीईओ बनने से कोई लेना देना था ही नहीं। तो फिर इन्हें इतनी बड़ी पोजीशन किस बेसिस पर सौंपी गई थी? दोस्तों, इस पूरे स्टोरी में इतने ट्विस्ट है कि इस पर एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उस वक्त में पीछे चलते हैं जब सुंदर पिचाई को गूगल ने हायर किया था। उस समय गूगल के सीईओ थे एरिक स्मिथ, जो कि ना तो इस कंपनी के फाउंडर थे और ना ही उन्होंने पहले कभी गूगल में काम किया था, लेकिन फिर भी इन्हें सीईओ जैसा बड़ा पद सौंप दिया गया। जानते हैं क्यों? कंपनी के शेयर होल्डर्स यही चाहते थे। वो चाहते थे कि एरिक स्मिथ गूगल के को फाउंडर्स लैरी पेज एंड को अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन को फाउंडर्स को लगता था कि वो गूगल को ज्यादा बेहतर समझते हैं और इसी चीज को साबित करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। इन्हीं कोशिशों में से एक था जीमेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था। और आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सुंदर पिचाई का गूगल में इसी दिन इंटरव्यू हुआ था। लारी और सर्गी दुनिया के सामने ये प्रूव करना चाहते थे कि गूगल सर्च इंजन से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जीमेल उनके मिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड, यूट्यूब और गूगल मैप्स को एक्वायर कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लैरी और सर्गी एरिक को इन एक्विजिशंस के बारे में भनक भी नहीं लगने देते थे। खैर, ये सारे ही एक्विजिशंस बहुत ही कमाल की थी और इससे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही इन दोनों फाउंडर्स का मानना था कि उनके लिए ब्राउजर मार्केट में एंटर करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए वो गूगल की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को अपने ब्राउजर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे लोग जब उनके ब्राउजर का यूज कर रहे होंगे तो उनसे जुड़े बाकी के प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल में डॉग्स या सीट्स का भी यूज करेंगे। इस तरह से अपने ब्राउजर के जरिए गूगल अपने इकोसिस्टम को बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकता था। हालांकि एरिक स्मिथ इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि ब्राउजर मार्केट पर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिल्ला के फायरफॉक्स ने कब्जा जमाया हुआ था। ऐसे में उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। साथ ही इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि कंपनी का ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा ही। इसके अलावा एरिक का मानना था कि अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की जगह गूगल को अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इन्हीं विचारों की वजह से एरिक ने कई सालों तक लैरी और सर्गी को रोके रखा। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैरी और सर्गी ने क्रोम को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसका आइडिया उन्हें सुंदर पिचाई ने दिया था, बल्कि कितने ही सालों से वो खुद इसका सपना देख रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ना उनके पास परमिशन थी और ना ही कोई ऐसा आदमी मौजूद था जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट माना जा सके। ऐसे में जब सुंदर पिचाई ने को फाउंडर्स के सामने गूगल के ब्राउजर की बात की तो उन्हें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने सुंदर से कहा कि वो अपनी एक टीम बनाए और क्रोम पर काम करना शुरू कर दे। लेकिन ध्यान रखें, इस बात की खबर एरिक को बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया, जो मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और केवल 3 से 4 साल के अंदर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे करके सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर बन गया।
2009 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर अराउंड 55% था और फायरफॉक्स का 31.56%। वही क्रोम का मार्केट शेयर था 5%, लेकिन आज फायरफॉक्स का मार्केट शेयर 5.1% पर है। वही इंटरनेट एक्सप्लोरर 8% पर, जबकि क्रोम का मार्केट शेयर 63% है। इस तरह से क्रोम को डेवलप करना इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल मूव था। इसके अलावा लैरी और सर्गी ने कई ऐसे और प्रोडक्ट्स को बनाया जिन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, और इत्तेफाक से इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका सालों तक विरोध करते रहे थे। ऐसे में एरिक के फैसलों पर सवाल खड़े होने लगे और माना जाने लगा कि गूगल के लिए उसके फाउंडर्स ही सही फैसला ले सकते हैं। इसके बाद जब अंदरूनी दबाव हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो एरिक को सीईओ के पद से रिसाइन देना पड़ा और ये कंपनी फिर से लारी और सर्दी के कंट्रोल में आ गई, जिसके बाद लारी पेज गूगल के सीईओ का पद संभालने लगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का एंड नहीं है, क्योंकि इसके आगे ऐसी कई कंडीशंस बनी जो कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी, और इसीलिए अचानक से लैरी की जगह एक ऐसे इंसान को बैठा दिया जाता है जो सीईओ की रेस में कभी भी आता ही नहीं, और शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि वो इंसान सुनकर पिचाई होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एरिक के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया, घटाकर उनकी जगह सुंदर को लाना पड़ा। एक्चुअली दोस्तों, लैरी टेक को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, इसलिए जब वो कंपनी के सीईओ बने तो वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ग्लास जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। लैरी पेज गूगल को एक ऐसे वर्क प्लेस में कन्वर्ट कर देना चाहते थे जहां लोग हमेशा नए और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ पर रिसर्च करते रहे। मतलब कि ये एक ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेस ना होकर साइंटिस्ट से भरे हुए आइलैंड के जैसा हो। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि लैरी इन बड़े बड़े सपनों में फंसकर उन छोटी और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पर फोकस करके ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। ऐसे में वो लैरी को बड़े ड्रीम्स वाले एक स्मार्ट लीडर के तौर पर ना देखकर बिलियनर फाउंडर के रूप में देखने लगे थे, जो इस चीज़ को लेकर क्लियर ही नहीं था कि इस वक्त कंपनी के लिए क्या सही है और उसे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खैर, इन फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच फ्रूट ने मनाने का सिलसिला यूं ही जारी था, लेकिन अचानक से लैरी ने अपनी आवाज़ खो दी। मतलब कि वो गूंगे हो गए। एक्चुअली 2000 की शुरुआत से ही लैरी पेज वोकल कॉर्ड पैरालाइसिस से पीड़ित थे। उन्हें बोलते वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे तैसे काम चल रहा था, लेकिन 2010 के दौरान इनकी प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गई, जिसके बाद ये इस काबिल ही नहीं बचे कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड कर सके या कोई प्रेजेंटेशन दे सके। दोस्तों, ये इस चीज़ का क्लियर प्रूफ है कि आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ना हो, आप उन पैसों से कुछ प्रॉब्लम्स को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। अब गूगल जैसी बड़ी कंपनी तो इस तरह से रन नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी और को लैरी की पोजीशन देने की बात होने लगी। एंड लुकली गूगल के 2 फाउंडर्स थे, तो ऐसे में सर्गी ब्रेन ने गूगल की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और जैसे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जैसा कि होना भी चाहिए था, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सर ब्रेन गूगल ग्लास की मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़े गए, जिसके बाद उनके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल सी मच गई, को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी और लैरी पेज के साथ भी इनके रिश्ते खराब हो गए। इवेंट इन दोनों ने आपस में बात करना तक बंद कर दिया था। अब गूगल को जितना जल्दी हो सके एक ऐसी विशनरी एग्जीक्यूटिव की तलाश थी जो सीईओ की कुर्सी पर बैठकर उसके शासन को संभाल सके। लेकिन इस पद के लिए गूगल के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं थे। इसमें पहले नंबर पर थे एरिक स्मिथ, जिन्हें क्रोम जैसे बेहतरीन आइडियाज़ बेकार लगते थे। दूसरे थे लैरी पेज, जो अनफॉर्चुनेटली पैरालाइज्ड हो चुके थे। तीसरे थे सर्गी ब्रेन, जिनके अफेयर्स के चर्चे पूरी दुनिया में थी। चौथे नंबर पर थे एंडी रूबिन, जो एंड्रॉयड के फाउंडर हैं। ऐसे में लगा गूगल इन्हीं को अपना नेक्स्ट सीईओ बनाने वाला है। लेकिन एंडी रिवील पर बहुत ही सीरियस सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से गूगल ने $19 मिलियन का एग्जिट पैकेज देकर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो इन केसेस के चक्कर में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था। और इस तरह से पिक्चर में आए सुंदर पिचाई, जिनके हाथों में फाइनली गूगल की कमांड सौंप दी गई। अब इसमें कोई शक नहीं था कि सुंदर पिचाई ने कड़ी मेहनत करके ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन जिस चीज़ ने सच में इन्हें जीत हासिल कराई थी वो थी सिचुएशन। दूसरे शब्दों में हम इसको लक भी कह सकते हैं। और इस तरह से 11 अगस्त 2015 को ये गूगल के सीईओ बनाए गए। इसके कुछ साल बाद इन्हें प्रोमोट करके गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया और यहाँ से इनके कमजोर परफॉर्मेंस की झलकियाँ नजर आने लगी। अब देखा जाए तो सुंदर ने वही किया जिसके लिए इन्हें हायर किया गया था, जैसे कि इन्होंने कंपनी को विवादों से दूर रखा। इनके हाथों में आने के बाद कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4 गुना और नेट इनकम 5 गुना बढ़ गया। साथ ही स्टॉक प्राइस भी आसमान छूने लगा। फिर प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गूगल ने सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट और रेवेन्यू में ही ग्रोथ हासिल की है, जबकि इसने इनोवेशन से मानो अपना मुंह मोड़ लिया हो। आप खुद सोचो, क्या आप गूगल के किसी ऐसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जिसे सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद लॉन्च किया गया हो? जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, मैं इसका बिगेस्ट लॉन्च गूगल पिक्सेल को मानता हूं, जो फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू के मामले में नो डाउट एक अच्छा फोन है।
लेकिन जितना अच्छा ये फ़ोन है, इसकी सेल्स और मार्केटिंग उतनी ही ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर सिर्फ 4.6% है। वहीं इंडिया में इसका मार्केट शेयर 0.2% से भी कम है। इन सभी चीज़ों से भी इन्वेस्टर्स को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। बात तो तब बिगड़ी जब ओपनएआई ने 30 नवंबर 2022 के दिन इंट्रोड्यूस किया, या इसके बाद इन्वेस्टर्स चाहने लगे कि गूगल एआई इनोवेशन के मामले में ओपनएआई को बिछाड़ दे। इसे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं था, वो भी तब जब डेडलाइन इतना नज़दीक हो। फिर भी सुंदर पिचाई ने कोशिश की और मात्र 4 महीने बाद मार्च 2023 को ChatGPT के अगेंस्ट अपने एआई गूगल पार्ट को लॉन्च कर दिया। लेकिन ये गूगल के लिए एक बैड मूव साबित हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये ChatGPT का ही कॉपी है। इस कंपनी के लिए चीज़ें और भी मुश्किल होने लगी जब इसके लॉन्चिंग के वक्त गूगल ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें कंपनी ने एक GIF जारी की, जिसमें एक शख्स ने बाद से एक ऐसा सवाल किया जिसके बाद गूगल को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली। सवाल ये था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की किस नई खोज के बारे में मैं अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ। इस सवाल के जवाब में बार्ट ने 2 औसत दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बार्ट इसी टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी ग्रह की पहली तस्वीर ली गई थी। हालांकि नासा के अकॉर्डिंग साल 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की तस्वीर ली थी। इस गलत जवाब के बाद बार्ट एआई पर सवाल उठने लगे। फिर क्या था, कंपनी के शेयर प्राइस तेजी से नीचे आने लगे और इसकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से घट गए। इस क्रिटिसिज्म के बाद सुंदर ने कंपनी की गलती को सुधारने के लिए बार्ट को और भी ज़्यादा वर्सटाइल बनाया और उसमें कई तरह के इम्प्रूवमेंट किए। बाद में इसे इम्प्रूव वर्जन का नाम बदलकर बार्ट से गूगल जेमिनी कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या इसने गूगल का रेपुटेशन बचा लिया? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि जो बचा कुचा था, जेमिनी ने उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम किया, क्योंकि इसके बाद ये कंपनी और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में गिर गई। दरअसल एक यूजर ने जेमिनी से जॉर्ज वॉशिंगटन की इमेज जेनरेट करने को कहा, लेकिन इसने वाशिंगटन की जो इमेज जेनरेट की उसमें स्किन टोन को डार्क कर दिया। असलियत में वो फेयर स्किन टोन के थे। इसके अलावा जब जेमिनी से पॉप के फोटोज क्रिएट करने को कहा गया, तो इसने एक मेल और एक फीमेल की तस्वीर को क्रिएट किया, जिनका स्किन टोन भी डार्क था। अगेन इंग्लिश किंग्स बाइकिंग एंड एवन नजी सोल्डर्स के इमेज को भी इसने डार्कर स्किन के साथ ही जेनरेट किया। इस तरह से जब विवाद हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो गूगल ने अपनी सफाई पेश की कि वो इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्हें टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर्स को बंद करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उसका पीछा कंट्रोवर्सी से नहीं छूटा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जेमिनी के साथ एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक्चुअली जेमिनी ने पीएम मोदी को यानी फांसी बताया, जिसके बाद गूगल के पास नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इस पर गूगल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जेमिनी सभी प्रॉम्प्ट का जवाब देने में हमेशा रिलायबल नहीं है। इस तरह की लगातार कंट्रोवर्सीज की वजह से अल्फाबेट का मार्केट कैप $1.798 ट्रिलियन से घटकर $1.702 ट्रिलियन हो गया, जिसके चलते उन्हें $19.9 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा।